फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ ए प्लस लॉ अकेडमी। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो हमारे हिंदुस्तान के लिए और अदरवाइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को, जितने भी हमारे लीगल फ्रेटर्निटी से रिलेटेड लोग हैं, उनको उस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात बेसिकली आज इस वीडियो में करने वाले हैं मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग को लेके जैसे आपने हाल ही में बहुत सारे हमारे अलग अलग स्टेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट केसेस मनी लॉन्ड्रिंग के जो है वो आ रहे हैं हमारे सामने। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एजेंसी है हमारे हिंदुस्तान की, तो उस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अभी रिसेंटली जैसे बंगाल में या अलग अलग स्टेट्स में, झारखंड में कुछ एक केसेस हुए, महाराष्ट्र में कुछ एक केसेस हुए, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है ईडी जिसको हम कहते हैं, सो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को कैसे रजिस्टर करती है, क्या मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, और इससे साथ साथ बहुत सारी और चीजें जो है वो हम आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जहां तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात है, ये एक सेंट्रल एजेंसी है। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है जनरली अगर हम पुरानी बात करें तो 1973 में हमारे पास एक लॉ था जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बेसिकली फॉरेन एक्सचेंजेस को किस तरीके से रेगुलेट करना है उसके लिए एक जो कानून था वो बनाया गया। लेकिन इस कानून में बहुत ज्यादा सख्ती थी, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस इस कानून के थे। तो उसके कारण से बाद में 1999 में फैरा को जो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को रिपील करके हमारा एक सिविल लॉ जो है वो बनाया गया जिसको हम फैमा कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर भी कोई भी व्यक्ति अगर फॉरेन एक्सचेंज गलत तरीके से करता है, कॉन्ट्रावेंशन करता है रूल्स की, अल्ट्रा वायरस चीजें करता है, तो उन लोगों के अगेंस्ट उनकी जो प्रॉपर्टीज, जो उन्होंने अवैध तरीके से जो प्रॉपर्टीज कमाई है, जो अर्जित करी है संपत्तियां, उन प्रॉपर्टीज को अटैच करना, सेल करना, ये सारा प्रोसेस जो होते हैं ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर किए जाते हैं। तो ईडी के पास, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास सन 1999 तक पहले वो फेरा पे काम करते रहे, फिर उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के ऊपर काम करते रहे। लेकिन सन 2002 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून जो था वाजपेयी जी की सरकार ने वो पास किया जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहते हैं। हमारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक चार्ट मेंशन है जिस चार्ट में बहुत सारे कानूनों की बात की गई है। तो अगर किसी व्यक्ति ने उस पर्टिकुलर कानून के अंदर, उस धारा के अंदर कोई अपराध किया है और उस अपराध को करने के साथ साथ उसने गलत तरीके से पैसा उसको अर्जित किया है, तो वही चीज जो है हमारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर, वही चीज हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो मानी गई है, जिसको हम जनरली प्रोसीड्स ऑफ क्राइम कहते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब कि कोई भी व्यक्ति क्राइम करने के बाद अगर कोई प्रोसीड्स जनरेट करता है, कोई पैसा जनरेट करता है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो माना जाता है। सो हमारे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रोविजंस जो थे उनको अभी रिसेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। वो इसलिए इतना ज्यादा हाईलाइट हो गया क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग जो है मनी लॉन्ड्रिंग के, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग की प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन, सर्च और सीजर जो है वो किए जा रहे हैं। जैसे हाल ही में बंगाल में बहुत सारे रिकवरीज हुई हैं, करोड़ों में संपत्ति जो थी, जो नोट थे, जो नकदी थी, वो हमें सर्च एंड सीजर के दौरान मिली। कांग्रेस पार्टी में कुछ एक बहुत बड़े जो पदाधिकारी हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस जो है वो बनाए गए हैं। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक ऐसी एजेंसी है जो किसी के दबाव में काम नहीं करती, रेदर वो एक जैसे बाकी एजेंसीज काम करती है उसी तरीके से एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। लेकिन अभी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लोगों के ऊपर एलिगेशंस जो है वो लगाए जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो इन हमारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कुछ एक प्रावधानों को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। उन प्रावधानों पे तो डिस्कशन हम बाद में किसी डिटेल्ड वीडियो में करेंगे क्योंकि उन सारे प्रावधानों में क्या क्या चीजें हैं, कैसे उन सारी चीजों को हम समझेंगे, वो एक अलग से हमें विस्तार में एक वीडियो बनाना पड़ेगा। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अभी हाल ही में ये डिसीजन दिया है। 565 पेजों की ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दी है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की जितने भी प्रोविजंस है वो कहीं पे भी अल्ट्रा वायरस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो नहीं भी होता। क्या है, मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन जो है पीएमएलए की वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया था इन द फील्ड ऑफ लिटिगेशन, तो संयोग से हमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ही
डिपार्टमेंट के प्रोसिक्यूटर्स के साथ काम करने का मौका मिला। तो उस दौरान हमने बहुत सारी चीजें वहां पे देखी, महसूस करी कि कैसे काम किया जाता है, कोर्ट्स के अंदर कैसे अपीयरेंसेस लगती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस जैसे कि हमारा 2G स्पेक्ट्रम केस, वीवीआईपी चॉपर स्कैम केस, तो अलग अलग केसेस में खुद पर्सनली अपीयर होने से और सीनियर्स को असिस्ट करते समय हमें इन चीजों का आभास हुआ कि इस लॉ में, इस कानून के अंदर जो शक्तियां दी गई हैं एक डिपार्टमेंट को और साथ के साथ कोर्ट कैसे कार्रवाई करती है, वो सारी चीजें बड़े एक सरल तरीके से समझाई गई। देखो जनरली हम अगर नॉर्मल केसेस की बात करते हैं तो किसी भी केस को अगर कोई संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस वालों के पास उस केस को हम लेके जाते हैं और पुलिस ऑफिसर जो है एफआईआर दर्ज करते हैं। सेम उसी तरह से जब भी, लेकिन एफआईआर की जो कॉपी है वो एक्यूज पर्सन जो है जब उसको डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर होंगे तो उसके साथ वो डॉक्यूमेंट के साथ उसको कॉपी भी मिल जाती है, या अदरवाइज भी वो आरटीआई फाइल करके हमने जो एफआईआर की कॉपी है वो ले सकते हैं, इन्फॉर्मेंट को कॉपी मिल जाती है। तो बेसिकली जो हमारी एफआईआर की कॉपी होती है वो पब्लिक डोमेन में आ जाती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को पता लग जाता है कि एफआईआर में क्या इंफॉर्मेशन जो है वो लिखवाई गई है। लेकिन जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर किसी भी केस को दर्ज करता है तो एक ईसीआईआर दर्ज की जाती है जिसको हम इन्फोर्समेंट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, ईसीआईआर। तो इन्फोर्समेंट कंप्लेंट इंफॉर्मेशन की जो रिपोर्ट की जो कॉपी है वो पार्टीज को दी नहीं जाती। सो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी, जैसे रिसेंटली जो केस की हमने बात करी विजय मदनलाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो उसमें चैलेंज किया गया कि जनाब ये तो हमें कॉपीज नहीं देते, हमें पता नहीं लगता है कि हमारे अगेंस्ट क्या अपराध जो है वो रजिस्टर किया गया है, और ये आते हैं और रात के समय इन्वेस्टिगेशन करते समय छापे मारते हैं, सर्च एंड सीजर करते हैं और फिर अरेस्ट कर देते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से इस विषय को समझा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि क्योंकि ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस हैं और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज को जो है डिस्कवर किया जा रहा है, बिकॉज आप बेसिकली कंट्री की इनकम को, कंट्री के पैसे को जो है, आप देश के पैसे को जो है गलत तरीके से अपने पास रख रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इकोनॉमिक ऑफेंसेस में हम अगर आपको पहले ही बता देंगे कि आपके अगेंस्ट क्या क्या इंफॉर्मेशन आई है, किसने सूचना दी है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एजेंसीज हैं उनके लिए इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए। और इस चीज को अगर पब्लिक डोमेन में ले आएंगे तो व्यक्ति जो है वो अपने अगेंस्ट जो भी एविडेंसेस हैं या जो भी संपत्तियां उसने बनाई हैं उन संपत्तियों को छुपा सकता है, डॉक्यूमेंट्स छुपा सकता है, बिकॉज ये जितने भी केसेस होते हैं ज्यादातर इनका जो बेस है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस वो होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ही होता है, क्योंकि हमारे पास बैंक की स्टेटमेंट्स और जितने भी लोग डायरीज मेंटेन करते हैं उन्हीं के आधार पे हमें ये पता लगता है कि क्या कैसे कैसे जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो की गई। और इसके साथ साथ धारा नंबर 45 सेक्शन नंबर 45 मनी लॉन्ड्रिंग का वो भी चैलेंज किया गया, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे सेक्शंस को अपहोल्ड किया है इस जजमेंट के अंदर। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इतनी डिटेल्ड जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लेजिस्लेचर ने जिस तरीके का कानून बनाया है हमें इसमें कोई त्रुटि नहीं लगती है, कोई इसमें चीज ऐसी नहीं लगती जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बिकॉज ऑफेंस ऐसा है जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका एक ऐसा ही होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल बताता हूँ कि जैसे हम लोग जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केसेस को देखते थे, इनको समझते थे और अलग अलग कोर्ट्स में जब हम जाते थे तो एक चीज देखने को मिलती है कि ना केवल क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन तो व्यक्ति के अगेंस्ट चल ही रही है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर और जो भी उसने अपराध किया है वो केसेस उसके अगेंस्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जितनी भी संपत्तियां उसने बनाई है, जो उसने प्रॉपर्टीज एक गलत तरीके से टेंटेड वे में जो प्रॉपर्टीज उसने बनाई है उस प्रॉपर्टी को लेके सिविल जो मैटर है वो भी साथ में चलता है। सो हमारे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर एक एडजुडिकेशन अथॉरिटी का एक प्रोसेस है कि जब भी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, हमारा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वो लोगों की प्रॉपर्टीज को अटैच करता है, तो अटैचमेंट करने के बाद उनको अटैचमेंट जो है एडजुडिकेशन अथॉरिटी से कंफर्म करवाना होता है। तो एडजुडिकेशन अथॉरिटी जब उसे कंफर्म कर देती है तो उसके बाद अगर पार्टीज को अपील में जाना है तो दे कैन गो फॉर दैट और अपीलेट ट्राइब्यूनल्स में जाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज अटैच कर दी गई हैं और ऑर्डर्स जो हैं अपीलेट कोर्ट से भी कंफर्म हो जाते हैं अटैचमेंट के, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज, वो सारे का सारा जो पैसा है
वो सरकार के खाते में आ जाता है और सरकार उसका जो है सदुपयोग अपने तरीके से कर सकती है। सो ये और इसके साथ-साथ जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें एक डिटेल्ड डिस्कशंस जो है वो हमें टाइम टू टाइम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी करनी पड़ती है, जितने भी हमारे एडवोकेट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो क्लासरूम में पढ़ते हैं। सो इस वीडियो में तो हम आपके साथ बस यही डिस्कस करना चाहते थे कि ये जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अलग-अलग प्रोविजंस हैं, ये सारे प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के पास चैलेंज किए गए और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारे प्रोविजंस को अपहेल्ड किया है। इसमें अभी हम एक कोशिश करेंगे डिटेल्ड वीडियो आपके साथ डिस्कस करें, हम मनी लॉन्ड्रिंग के अलग-अलग प्रावधानों की बात करेंगे ताकि आपको और क्लेरिफिकेशन आए कि ये डिपार्टमेंट जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एजेंसी आज के टाइम पे बन चुकी है, तो ये कैसे काम करती है, हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इनको क्या पावर्स देता है, कोर्ट के सामने इंक्वायरी और ट्रायल्स का प्रोसेस ये स्पेसिफिक लॉ है तो ये कैसे बताता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ साथ जितने भी लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारे ए प्लस जुडिशियल एकेडमी के एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें ताकि हम और जितने भी अपडेट्स अमेंडमेंट्स हैं तो आपके साथ डिस्कस कर पाए। सो इसके साथ साथ इस वीडियो यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।